एलडीएल जो होता है उसका काम होता है लीवर से कोलेस्ट्रॉल को लेके जाके बाहर डिपॉजिट करवाना। तो वो कोलेस्ट्रॉल को जाके कभी हार्ट में डिपॉजिट कराता है, कभी हाथ पाँव की नसों में डिपॉजिट कराता है, जिसकी वजह से ब्लॉकेज बनती है। तो जितना एलडीएल कोलेस्ट्रॉल हाई रहेगा उतना हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते चलेगा। तो कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ जाता है तो क्या वर्स्ट केसेस में बीमारियां बन सकती हैं? तो एक तो हार्ट में तो हार्ट अटैक हो गया। अब हार्ट अटैक एक तो होता है सडन हार्ट अटैक हो गया, दूसरा एंजाइना होता है जिसमें कि अटैक तो नहीं होता है लेकिन आप कोई इंसान जब चलता है काम करता है तो उसको सांस फूलता है, छाती में भारीपन का एहसास होता है। इसके अलावा ये स्ट्रोक कर सकता है, यानी जो पैरालिसिस का अटैक होता है वो कर सकता है। किडनी की नसों में ये ब्लॉकेज क्रिएट कर सकता है जिससे कि ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो सकता है। और ये पैर की नसों में भी ब्लॉकेज कर सकता है जिससे कि कई बार पैरों में गैंग्रीन बन जाते हैं, अल्सर बन जाते हैं। तो क्या ऐसे रीजंस होते हैं कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है? डायबिटीज़, यस, डायबिटीज़ इज़ अ वेरी बिग रिस्क फैक्टर हार्ट डिजीज़ के लिए भी और कोलेस्ट्रॉल के लिए भी। बॉडी के ऐसे क्या साइंस हैं जो बताते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है? तो चलने पे सांस की परेशानी बनना, चेस्ट में हेवीनेस होना, चेस्ट में पेन होना, ये बताता है कि हार्ट की नसों में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो रहा है। अल्कोहल के कंजप्शन से कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है? जी बिल्कुल बढ़ सकता है। अल्कोहल के कंजम्पशन से कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। स्मोकिंग की वजह से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है? हार्ट के मरीजों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। अब जितना नुकसानदायक डायबिटीज़ है और कोलेस्ट्रॉल है, शायद मैं बोलूँगा कोलेस्ट्रॉल से भी ज़्यादा नुकसानदायक स्मोकिंग। डेयरी प्रोडक्ट्स की वजह से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है? जी, डेयरी प्रोडक्ट्स में जो है अगर हम फुल क्रीम मिल्क ले रहे हैं या बुफलो मिल्क यूज़ कर रहे हैं तो इन सब में सैचुरेटेड फैट्स काफ़ी होते हैं। ओके, ठीक है, तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर कोलेस्ट्रॉल। अंडे खाने से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है? जी बिल्कुल, अंडे खाने से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। अंडे में जो योक पोर्शन होता है उसमें काफ़ी अच्छे अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल होता है। ऑयल हम लोग कुक करते हैं, ऑयल खाने से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है? कोकोनट ऑयल है, हाँ, दैट्स नॉट गुड फॉर कुकिंग। दैट्स नॉट गुड फॉर नॉट कुकिंग। गुड फॉर बट कुकिंग। सर पूरे साउथ इंडिया में तो मोस्टली कोकोनट ऑयल में ही बनता है। हाँ, दैट इज मतलब हाँ, दैट कंटेन्स लॉट ऑफ सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट। ये जो गुड वाला कंपोनेंट है एचडीएल, इसको हम अपने शरीर में कैसे बढ़ा सकते ये बादाम है, अखरोट है, इनके सेवन करने से भी एचडीएल का लेवल बढ़ता है। हैं? बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो फिर इसको कम करने के लिए क्या? 3 months ऑफ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी कि उसका डाइट प्लान चेंज कराना, उसको एक्सरसाइज के लिए प्रमोट करना, ठीक है। और उसका अगर वो ओवरवेट है तो बॉडी वेट कंट्रोल करना। आपको पता है हमारे शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल जैसा भी कुछ होता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अक्सर लोगों को लगता है कि कोलेस्ट्रॉल मतलब ये बुरा ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में 2 टाइप के होते हैं, एक गुड और एक बैड। लेकिन हमारे इंडिया में बटर चिकन, पनीर और फिर बिरयानी के इन सभी के तले जो है ना, कोलेस्ट्रॉल का थोड़ा बैलेंस बिगड़ जाता है। तो आज के एनबीटी लाइफ हेल्थ पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर एलके झा, जो कि एसोसिएट डायरेक्टर और हेड हैं कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में, जिनसे आज के इस पॉडकास्ट में हम कोलेस्ट्रॉल की ABCD जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है, अगर गुड कोलेस्ट्रॉल है तो उसे कैसे मेंटेन करें, बैड कोलेस्ट्रॉल को कैसे बाहर करें और इससे रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर, इस सेशन को स्टार्ट करेंगे, पहले तो यही जानेंगे कि कोलेस्ट्रॉल का नाम सुनते ही लोगों के मन में सीधे नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि कोलेस्ट्रॉल है मतलब बुरा है, लेकिन जैसा हमने बात भी की कि गुड कोलेस्ट्रॉल भी होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल भी होता है। तो पहले बताइए कि कोलेस्ट्रॉल का बॉडी में रोल क्या है? देखिए, कोलेस्ट्रॉल आजकल बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आ गया है क्योंकि हर जगह हम सुनते हैं कि लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं और कहीं ना कहीं सारा ब्लेम कोलेस्ट्रॉल के ऊपर दिया जाता है। तो हम ये बताना चाहेंगे अपने लिसनर्स को कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारी बॉडी का बड़ा ही इम्पॉर्टेंट एक कंपोनेंट है और कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए बड़ा ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है कि अगर हमारी बॉडी में 0 कोलेस्ट्रॉल हो जाए तो हम बहुत हेल्दी हो जाएंगे। कोलेस्ट्रॉल की एक सर्टेन अमाउंट, एक सर्टेन मात्रा हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमारे जितने भी जॉइंट्स हैं उनके फंक्शन के लिए, हमारे नर्वस सिस्टम के फंक्शन के लिए, इनफैक्ट हमारी जो बॉडी सेल्स होती हैं जिससे कि हमारा पूरा शरीर बना है, उसका जो मेम्ब्रेन होता है वो भी, उसमें भी कोलेस्ट्रॉल होता है। तो आप समझ सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल कितना ही इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा बहुत सारे हार्मोन्स, जितने भी सेक्स हार्मोन्स होते हैं, कॉर्टिसोल लेवल जो होता है, जो स्टेरॉइड्स होते हैं जो हमारी बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं, उनके फंक्शन के लिए भी कोलेस्ट्रॉल का होना बड़ा ज़रूरी है। तो कोलेस्ट्रॉल एक सर्टेन अमाउंट में हमें लेना बहुत ज़रूरी है ताकि ये सारे फंक्शन स्मूथ वे में चलते रहें।
एग्जैक्टली तो कोलेस्ट्रॉल का बहुत सारा रोल है हमारी बॉडी में। आपने बोला कि एक सर्टेन मात्रा में कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए, क्या है वो नंबर, और क्या वो नंबर्स जब घटते हैं बढ़ते हैं तो बॉडी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसका? देखिए, कोलेस्ट्रॉल का ऐसा हम जो गाइडलाइंस कहती हैं, जितने भी साइंटिफिक कमेटी है वो कहती है कि जो भी हमारी कैलोरी रिक्वायरमेंट है पूरे बॉडी में, हर एक पर्सन की अलग होती है, डिपेंडिंग ऑन उनकी एक्टिविटी क्या है, उनका एक्सरसाइज लेवल क्या है, रिक्वायरमेंट्स कितनी है। तो 25 to 30% जो कैलोरी है वो हमारा कोलेस्ट्रॉल से आना चाहिए। ठीक है, बाकी जो है वो स्प्लिट हो जाते हैं प्रोटीन्स में, कार्बोहाइड्रेट्स में, बट 25% के आसपास जो है वो कोलेस्ट्रॉल से आना चाहिए। अगर एब्सोल्यूट अमाउंट में बात करूं तो 30 to 35 ग्राम्स। अच्छा, 30 to 35 इतना ग्राम्स हम कोलेस्ट्रॉल डेली ले सकते हैं। ओके तो जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो दिन भर में फ्लक्चुएट भी होते रहता है, तो क्या सच में ऐसा है? कोलेस्ट्रॉल के, देखिए, जब हम कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल में के बड़े सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो नॉर्मली लोग समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल का मतलब है कि सिर्फ एक पार्ट कोलेस्ट्रॉल का। कोलेस्ट्रॉल का मतलब हम लोग मानते हैं अपने साइंटिफिक टर्म्स में लिपिड प्रोफाइल। तो लिपिड प्रोफाइल के 4 कंपोनेंट्स मुख्यतः होते हैं। एक तो है टोटल कोलेस्ट्रॉल, दूसरा है HDL जिसको कि हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, फिर है LDL जिसको हम कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, और चौथा होता है ट्राइग्लिसराइड। जो ट्राइग्लिसराइड का लेवल है वो पूरे दिन में फ्लक्चुएट होता रहता है, डिपेंडिंग ऑन कि हमने क्या खाने में खाया, शुगर कितना लिया, प्रीवियस मील कैसा था, आज दिन भर में कितनी एक्टिविटी करी है। तो ट्राइग्लिसराइड का लेवल हमारे ब्लड में पूरे दिन भर में फ्लक्चुएट होता है। फास्टिंग स्टेट में कम रहेगा, पोस्ट मील ये बढ़ जाएगा। जैसे शुगर का लेवल अप एंड डाउन होता है उस तरह ट्राइग्लिसराइड का लेवल भी अप एंड डाउन होता है। लेकिन बाकी पैरामीटर्स जो लिपिड प्रोफाइल के हैं, जो कोलेस्ट्रॉल है, HDL, LDL, वो मोर और लेस सेम होते हैं पूरी थ्रू आउट द डे। ओके तो कोलेस्ट्रॉल का जो आप बता रहे थे ट्राइग्लिसराइड, तो इसका फ्लक्चुएशन, HDL, LDL, इन सब का हार्ट अटैक से क्या कनेक्शन, क्या रोल है? तो इस जो भी मैंने 4 कोलेस्ट्रॉल के बातें बताई है उसमें 3 बुरे माने जाते हैं, टोटल कोलेस्ट्रॉल, LDL और ट्राइग्लिसराइड। HDL इज कंसिडर्ड टू बी द गुड बॉय। ठीक है, क्योंकि HDL का काम होता है, जो HDL जो लाइपोप्रोटीन होता है उसका काम होता है कोलेस्ट्रॉल को पूरी बॉडी से लेके लीवर तक ट्रांसपोर्ट करना, जहाँ पे उसका ब्रेकडाउन किया जाता है। जबकि LDL जो होता है उसका काम होता है लीवर से कोलेस्ट्रॉल को लेके जाके बाहर डिपॉजिट करवाना। तो वो कोलेस्ट्रॉल को जाके कभी हार्ट में डिपॉजिट कराता है, कभी हाथ पाँव के नसों में डिपॉजिट कराता है, जिसकी वजह से ब्लॉकेज बनती है। जो इसमें डायरेक्ट रिलेशन जो हार्ट डिजीज से है वो LDL कोलेस्ट्रॉल का है। तो जितना LDL कोलेस्ट्रॉल हाई रहेगा उतना हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। ओके तो आपने जैसे कहा कि गुड बॉय है हमारा HDL, उसके साथ 3 बैड बॉय हैं, तो कैसे फिर ये जो मतलब है बनता है कि 3 बैड बॉय 1 गुड बॉय? तो देखिए, इसमें जैसे मैंने पहले भी कहा कि ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरह से बैड है ना। एक सर्टेन लेवल के बाद इनका जो बैड इफेक्ट है वो आना शुरू होता है। तो अगर हम उन तीनों को भी अगर हम एक लिमिट तक रखें तो जो है उनका उतना बैड इफेक्ट नहीं होता है। तो कोशिश ये नहीं रहनी चाहिए कि जो 3 बैड कंपोनेंट्स हैं वो हमारे लिमिट में रहें, और जो गुड वाला कंपोनेंट है जो HDL है वो जितना हम मैक्सिमाइज कर सकें उतना अच्छा रहे। तो ये जो गुड वाला कंपोनेंट है HDL, इसको हम अपने शरीर में कैसे बढ़ा सकते हैं? देखिए, HDL के साथ जो HDL जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसके साथ सबसे बड़ी लिमिटेशन ये होती है कि जो हमारे ब्लड में कितना HDL होगा इसका सबसे बड़ा जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो हमारे जेनेटिक्स होते हैं। तो और ऑब्वियसली जेनेटिक्स पे हमारा कंट्रोल नहीं है। तो किसी पर्सन में हो सकता है HDL आपको 60 भी मिल जाए। नॉर्मल लेवल हम लोग कहते हैं कि 35-40 से ऊपर होना चाहिए, 35-40 से ऊपर होना चाहिए। इंडियंस में थोड़ा कम होता है, स्पेशली साउथ ईस्ट एशियन में वी आर जेनेटिकली लेस ब्लेस्ड, तो हमारा HDL कम होता है। इन वेस्टर्न पॉपुलेशन HDL थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है, बट स्टिल एक्सेप्टेबल लेवल इज़ 40 से ऊपर हो तो अच्छा होता है। अब इसको बढ़ाने के जो उपाय हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है एक्सरसाइज। हम जितना एक्सरसाइज करेंगे उतना हमारा HDL का लेवल बढ़ता है, ये देखा गया है। प्लस बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जिनको लेने से HDL का लेवल बढ़ता है। और जो है बहुत कुछ ड्राई फ्रूट्स होते हैं जैसे कि बादाम है, अखरोट है, इनके सेवन करने से भी HDL का लेवल बढ़ता है। इसके अलावा फिर दवाओं का रोल आ जाता है। अगर इसके बाद भी HDL नहीं बढ़ रहा है तो फिर दवाओं का हेल्प लेना पड़ता है। ओके तो एंटीऑक्सीडेंट डाइट, ओके। और अगर शरीर में जो LDL है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, तो फिर इसको कम करने के लिए क्या करें?
देखिए एलडीएल का, जैसे मैंने एसडीएल का लेवल बताया आपको, तो एलडीएल का भी जो एक्सेप्टेबल लेवल है वो 130 मानते हैं हम लोग। 130 आउट ऑफ? नॉट आउट ऑफ, बट ये है कि जो एक ब्लड में रेंज आता अच्छा, है ना, okay, तो 130 तक अगर किसी का एलडीएल है, एक नॉर्मल पर्सन का जिसको पहले कोई हार्ट की डिजीज़ नहीं हुई है, तो उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अप टू 130 वो अगर वो मैनेज करता रहता है विथ हिज डाइट लाइफस्टाइल, तो दैट्स गुड। लेकिन अगर सपोज ये 150 आता है, 160 आता है, 180 आता है, तो जो फर्स्ट अप्रोच हमारा होता है वो होता है कि 3 मंथ्स ऑफ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी कि उसका डाइट प्लान चेंज कराना, उसको एक्सरसाइज के लिए प्रमोट करना, ठीक है, और उसका अगर वो ओवरवेट है तो बॉडी वेट कंट्रोल करना, एंड आफ्टर 3 मंथ्स इस सारे पैरामीटर्स को दोबारा से असेस किया जाता है। okay. तो अगर उसके बाद भी अगर ये लेवल्स हाई हैं तो फिर हमें उसको मेडिकेशन पे डालना पड़ता है। ओके। तो जैसे अगर किसी के शरीर में हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, क्या सिम्टम्स नजर आते हैं? देखिए ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये एक तरह का साइलेंट किलर है। तो मैं बोलूँ कि किसी पर्सन का कोलेस्ट्रॉल अगर हाई है तो उसको जानकारी ही नहीं होगी, एसिम्टोमेटिक होते हैं जब तक कि वो अपना ब्लड टेस्ट ना कराए, तब तो उसको पता नहीं चलेगा, क्योंकि इसके ऑब्वियस से कोई सिम्टम होते नहीं है। ये धीरे धीरे जितने भी आर्टरीज हैं उनमें ब्लॉकेज ये करता रहता है, और जब एक ब्लॉकेज सर्टेन लेवल से ज़्यादा हो जाती है, जब ब्लड फ्लो की रुकावट में कमी आती है, तब जाके उसको पता चलता है। इसलिए रेगुलर हेल्थ चेकअप का इसलिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस बताई जाती है। एग्जैक्टली। तो अगर किसी ने ब्लड टेस्ट कराया है तो उसमें क्या पैरामीटर्स देखने चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, घटा है, नॉर्मल है? देखिए ब्लड टेस्ट जब भी कराएं सबसे पहले तो फास्टिंग कराना चाहिए। बहुत सारे लोग जो हैं बहुत रैंडम टेस्ट करा लेते हैं, हाँ, मतलब दिन में कभी करा लिया। तो कोलेस्ट्रॉल टेस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है कि 12 घंटे का फास्टिंग, 12 घंटे की। तो जो आपने लास्ट मील लिया है, मोस्टली लोग रात में खाना खाते हैं, उसके बाद ओवरनाइट की फास्टिंग होनी चाहिए, और आफ्टर 12 आवर्स ऑफ योर लास्ट मील तब जाके ब्लड सैंपल ड्रॉ कराना चाहिए। ये सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि सैम्पलिंग का जो मेथड है वो सही होना चाहिए कि आपने 12 घंटे फास्टिंग करी है। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपकी लास्ट मील है वो एक नॉर्मल मील होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि लास्ट मील आपने लास्ट नाइट आपने पार्टी करी और नेक्स्ट डे जाके आपने सैम्पलिंग कराई, तो आपके लेवल्स गड़बड़ाएंगे। तो ये दो चीज़ें तो सैम्पलिंग को लेके हो गई। एक बार जब सैंपल के रिपोर्ट्स आते हैं तो जैसे मैंने बताया कि सारे कंपोनेंट्स को एनालाइज करना चाहिए, और कोई भी दवाइयाँ स्टार्ट करने से पहले पहला चांस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को देना चाहिए। दूसरा, जो लेवल जो कट ऑफ होता है वो हर पर्सन के लिए अलग अलग हो सकता है, डिपेंड करता है कि उसके बाकी रिस्क फैक्टर क्या है, क्या वो उसको शुगर तो नहीं है, उसका बॉडी वेट कैसा है, फैमिली में किसी को हार्ट डिजीज है कि नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें, स्मोकिंग तो नहीं करता है। तो देयर आर वेरियस अदर पैरामीटर्स दैट नीड्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन बिफोर वी एडवाइस फॉर एनी मेडिसिन। ओके। तो डॉक्टर, अगर जैसे आपने कुछ यहाँ पे फैक्टर्स बताए जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, तो क्या ऐसे रीजंस होते हैं कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है? देखिए कोलेस्ट्रॉल के बारे में एक और भी बहुत ये मिथ है कि हम अगर ख़राब खाना खाएंगे तो ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। ऐसा नहीं है। हमारे बॉडी में जो भी कोलेस्ट्रॉल बनता है ऑलमोस्ट 60% कोलेस्ट्रॉल हमारा लिवर खुद बनाती है। मतलब वो सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग चलती रहती है। बाकी जो 30-40% है वो डिपेंड करता है कि व्हाट वी आर ईटिंग, ठीक। तो ऑब्वियसली हमें डाइट का तो ध्यान रखना ही है, लेकिन हमारा खुद का मेटाबॉलिज्म कैसा है उस पर बहुत डिपेंड करता है कि हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल कैसा है। अब उस मेटाबॉलिज्म को हम फास्ट हम कैसे कर सकते हैं? बाय डूइंग लॉट ऑफ एक्टिविटी। द मोर एक्टिव विल बी, उतनी हमारी फास्ट मेटाबॉलिज्म होगी, उतना हमारा लीवर जो है फास्ट उसको मेटाबोलाइज करेगा। जितना वो फास्ट मेटाबोलाइज करेगा उतना वो कोलेस्ट्रॉल बनाएगा कम, और जो बनेगा उसका ब्रेकडाउन ज़्यादा करेगा। करेक्ट। ओके। तो और जैसे क्या फैक्टर्स डिपेंड, जैसे आपने एक स्मोकिंग का नाम लिया, तो उसके अलावा जैसे एक बैड डाइट हो गया, स्मोकिंग हो गया, कोई और रिस्क फैक्टर्स है जो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में कंट्रीब्यूट करते हैं? अल्कोहल, डायबिटीज। यस, डायबिटीज इज अ वेरी बिग रिस्क फैक्टर, हार्ट डिजीज के लिए भी और कोलेस्ट्रॉल के लिए भी। हमारा शुगर कंजम्पशन जो है वो बहुत ज़्यादा डिटरमाइन करता है हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल कैसा है। कि अगर हम मान लीजिए हम फैटी चीज़ नहीं खा रहे हैं लेकिन हम शुगर ठीक ठाक खा रहे हैं, तो वो शुगर लीवर में जाके फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। और शुगर मतलब सिर्फ चीनी नहीं? नॉट चिली। हाँ, लोगों को लगता है शुगर मतलब सिर्फ चीनी नहीं, उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। यस, तो केवल ऐसा नहीं कि जो हमें मीठा खाने में लग रहा है वही, ऐसा नहीं है। जितने भी कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट होते हैं, अगर हमारे डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स एक्सेस लिमिट में है तो वो भी जाके अल्टीमेटली फैट में ही कन्वर्ट होगा। ओके। तो जैसे जो कैफीन या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, नो, एब्सोल्युटली नो। वो उनका तो उसमें भी चीनी होता ही चीनी होता है, और उसमें क्या है कि कोई न्यूट्रिशन तो होता नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। देयर इज नो विटामिन्स, देयर इज नो मिनरल्स,
there is no other, no proteins, nothing. nothing. It's only good to taste, and you are just having this sweetener drink. एग्जैक्टली तो वही लोगों को लगता है कि शुगर कम करना है इसका मतलब सिर्फ चीनी कम करेंगे, बट बाकी चीजें उन्हें पता नहीं होती है कि इन सब से भी जो शुगर का सोर्स है वो मिलते रहता है हमें। करेक्ट। डॉक्टर ये भी बताइएगा कि अगर जैसे किसी का कोलेस्ट्रॉल मतलब नॉर्मल है या कोलेस्ट्रॉल किसी का बढ़ गया है, तो उसके बाद जब उसको पता चल गया कि मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, उसके बाद क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए? देखिए, जैसे आपको पता चलता है या किसी को भी पता चलता है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई आ रहा है, तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। कौन से डॉक्टर से, ये भी बता दीजिए। हाँ, लोग कंफ्यूज रहते हैं। देखिए, दो तरह के डॉक्टर से आप मिल सकते हैं, या आप डायरेक्टली कार्डियोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं या आप जनरल फिजिशियन से मिल सकते हैं। ठीक है, बोथ आर इक्वली इक्विप्ड टू डील विद द प्रॉब्लम। ठीक है, और वो एक जनरल असेसमेंट आपका करते हैं कि आपका बॉडी वेट कितनी है, हाइट कितनी है, आपका एक्टिविटी कितनी है। ठीक है, आपका दिन भर में आप क्या खाते हैं, क्या आपकी दिनचर्या है, क्या रहती है, उसके हिसाब से आपको एडवाइस करते हैं कि आपका एक डाइट प्लान बनाते हैं कि आपका ये डाइट आप ये लीजिए, ये खाने में आप ये गड़बड़ी कर रहे हैं, वो आपको ये पॉइंट आउट करते हैं। और जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि 2 से 3 महीने का ट्रायल वो देते ही हैं कि बिना दवाओं के वो मैनेज हो जाए। कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जिसमें कि जब फर्स्ट टाइम कोलेस्ट्रॉल पता चला और पता चला जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो 190 है या मोर देन 200 है, तो उस सिचुएशन में फिर हम 3 महीने भी वेट नहीं करते, हमें दवाइयाँ तुरंत शुरू करनी पड़ जाती है। ओके। और जैसे अगर किसी ने बहुत टाइम तक इसको इग्नोर किया है कि उनके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जैसे आपने कहा कि साइलेंट किलर है, पता नहीं चलता है, एसिम्प्टोमेटिक, टेस्ट कराया और कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो वो एक बॉर्डर लाइन क्या है कि जैसे आपने कहा 200 से ज्यादा, तो क्या एक्सेस है कि एकदम अब सिचुएशन हाथ से निकल चुकी है, अब तो आपको दवा 220 तो बिल्कुल अपर लिमिट है, 220। हाँ, लेकिन 190 के ऊपर भी अगर है तो मेडिसिन स्टार्ट करनी पड़ेगी। ओके, तो ये मेडिसिन फिर लाइफ लॉन्ग चलती हैं या उनका कोई कोर्स होता है? नहीं, इसका कोई कोर्स नहीं होता है, मोस्टली लोगों की लाइफ लॉन्ग चलानी पड़ती है। लाइफ लॉन्ग हाँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी कहते हैं ना, जो एक उनका विल पावर इतना होता है, उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर देते हैं। ठीक है, स्मोकिंग बंद कर दिया, वेट रिडक्शन कर लिया, एक्सरसाइज करने लग गए, तो उनमें ऐसा भी देखा गया है कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो नॉर्मलाइज हो जाता है। तो इन दैट सिचुएशन वी स्टॉप द मेडिसिन। ओके। अच्छा, तो अगर शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो ये बाकी बॉडी ऑर्गन्स को कैसे अफेक्ट करेगा? देखिए, कोलेस्ट्रॉल का जो मेन इफेक्ट जो होता है वो 2 चीज़ों पर होता है कि वो लीवर में भी डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग फैटी लीवर कहते हैं। राइट। दूसरा, ये पैनक्रियाज में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। पैनक्रियाज जो कि हार्ट हो गई है। नहीं, हार्ट भी है। अच्छा, ओके। लेकिन ये पैनक्रियाज में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, जिससे पैनक्रियाटाइटिस हो सकती है। और जितने भी ब्लड वेसल हैं पूरी बॉडी में, राइट फ्रॉम ब्रेन टू टो, इट कैन गेट डिपॉजिट एनीवेयर। अच्छा, तो खून गाढ़ा होने लगता है क्या? हाँ, ये बेसिकली करता ये है कि जितने भी हमारे ब्लड वेसल हैं, दे आर लाइक पाइप्स, उसकी एक लाइनिंग होती है। जो लाइनिंग होती है वो बड़ी वाइटल लाइनिंग होती है, क्योंकि वो लाइनिंग जो है ब्लड को फ्लो करने के लिए प्रमोट करती है। जब कोलेस्ट्रॉल हाई होता है तो वो लाइनिंग ब्रेक हो जाती है। अब वो ब्रेक होके वहाँ पे वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। तो ऑब्वियसली जब इनिशियल डिपॉजिट्स होंगे तो कोई सिम्टम नहीं होंगे, क्योंकि ब्लड फ्लो तो नॉर्मल तरीके से चल रहा है। फिर वो जब डिपोजिशन स्लोली बढ़ता है, ओवर डेकेड्स ये डिपॉजिट होते हैं। डेकेड्स? हाँ, तो ये नहीं समझना चाहिए कि किसी का कोलेस्ट्रॉल अगर आज बढ़ा हुआ है तो उसको 5 साल में हार्ट अटैक हो जाएगा। मोस्टली इन बीमारियों को बनने में 20 से 25 साल 30 साल तक लग जाते हैं। हाँ, तो ये है कि अगर इंसान कभी भी जाग जाए, और जब जागो तब सब, हाँ, तो वो कभी भी अगर वो उसको केयर करना शुरू कर दे तो उससे उसको रोका जा सकता है। तो स्लोली डिपॉजिट्स होते जाते हैं, कहते हैं ना, लेयर बाय लेयर वो डिपॉजिट होते हैं, देन ग्रेजुअली इट कॉजेज द ब्लॉकेज। ओके। तो जैसे कि लोग कहते हैं कि आपने बात भी की कि हार्ट, मतलब आजकल लोगों को लगता है कि हार्ट अटैक का सिर्फ एक मेन रीजन है कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। तो कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ जाता है तो क्या वर्स्ट केसेस में बीमारियां बन सकती हैं? क्या हार्ट का मतलब हार्ट अटैक या लिवर में क्या क्या? देखिए, जैसे मैंने बताया कि कोलेस्ट्रॉल का जो सबसे ज़्यादा मैनिफेस्टेशन होता है वो ब्लॉकेज के फॉर्म में होता है। तो एक तो हार्ट में तो हार्ट अटैक हो गया। अब हार्ट अटैक एक तो होता है सडन हार्ट अटैक हो गया, दूसरा एंजाइना होता है, जिसमें कि अटैक तो नहीं होता है, लेकिन कोई इंसान जब चलता है, काम करता है, तो उसको सांस फूलता है, छाती में भारीपन का एहसास होता है, जिसको हम एंजाइना कहते हैं। तो हार्ट में ये 2 तरह की परेशानियां करता है। इसके अलावा ये स्ट्रोक कर सकता है, यानी जो पैरालिसिस का अटैक होता है वो कर सकता है। किडनी की नसों में ये ब्लॉकेज क्रिएट कर सकता है, जिससे कि ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो सकता है। और ये पैर की नसों में भी ब्लॉकेज कर सकता है, जिससे कि कई बार पैरों में गैंग्रीन बन जाते हैं, अल्सर बन जाते हैं। कई बार लोगों के, आपने सुना होगा, एम्पुटेशन कराना पड़ जाता है। अच्छा। ठीक है, तो ये डिपॉजिट्स कहीं भी हो सकते हैं।
ठीक है, तो फिर बॉडी के ऐसे क्या साइंस हैं जो बताते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और अब हमें मतलब अलर्ट हो जाने की जी ज़रूरत बिल्कुल। है? देखिए, अगर मैं बाहर के साइन की बात करूँ कि किसी को देख के कैसे पता चलता है कि इसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो सबसे क्लियर साइन उसका होता है कि उसके आइज़ में डिपॉज़िट्स दिखते हैं। डिपॉज़िट्स या किस कलर के? ये येलोइश होते हैं, ऑफ वाइट क्रीमिश येलो होते हैं, ओके, ठीक है। जिसको हम लोग ज़ैंथेलेस्मा कहते हैं। अच्छा, तो ये डिपॉज़िट्स मोस्टली आईलिड्स के ऊपर होते हैं ओके। और द मीडियल साइड, जो हमारे इनर आईलिड का पार्ट है, हाँ। वहाँ पे ये डिपॉज़िट्स ये देखने को मिलते हैं। तो मोस्टली जिनके फैमिली में होती है फैमिली कोलेस्ट्रॉल हिस्ट्री में की, चल हाँ, रही है। और या फिर जिनको कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ है, उनमें ये डिपॉज़िट्स मिलते हैं। हुँ, तो बाहर से तो ये ऐसे पता चलता है। कई सिर्फ़ बार यही एक है फैक्टर? हाँ, कई बार ये निकल्स पे भी दिखने को मिलता है, जेनेटिक ये फैक्टर्स में। अच्छा, ये कैसे दिखता है? ये भी उसी तरह से सेम डिपॉज़िट्स, लाइक जैसे फैटी डिपॉज़िट्स होते हैं ना, तो बाहर से कैसे दिखेगा इसमें ये? ये ऐसे उठा हुआ दिखता है, स्किन के ऊपर दिखता है। अच्छा, हाँ। ओके, ठीक है। स्किन के ऊपर ये उभरा हुआ दिखता है। अच्छा, ठीक ओके। है। बहुत लोग उसको गौर नहीं करते, उनको लगता है बाय बर्थ है, ठीक है, कुछ और मार्क होगा, हाँ, लेकिन ये एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल की निशानी होती है। ओके। इसके अलावा बाहर से आपको कोलेस्ट्रॉल का नहीं पता चलता है। इसके सिम्पटम्स फिर जिस ऑर्गन को ये अफेक्ट कर रहा है, उसके हिसाब से इसके सिम्पटम्स होंगे। अगर जैसे हार्ट को थोड़ा अफेक्ट कर हाँ। अगर हार्ट को ये अफेक्ट कर रहा है, तो चलने पे सांस की परेशानी बनना, चेस्ट में हेवीनेस होना, चेस्ट में पेन होना, ये बताता है कि हार्ट की नसों में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो रहा है। उसी तरह से अगर चलने पे कुछ लोगों को पैरों में दर्द की शिकायत होती है, पैर भारी हो जाते हैं, वो कहते हैं कि भाई अगर मैं 1 किलोमीटर चलता हूँ तो ऐसा लगता है कि अब रुकना पड़ जाएगा, क्योंकि मेरे पैर जाम हो गए हैं। तो पैर में सुन होना या झिनझिनी ये भी है कुछ? झिनझिनी कम होती है, लेकिन मोस्टली ऐसा लगता है कि किसी ने पैर को जकड़ लिया है, हाँ, जाम कर दिया है, और उसको आधे मिनट के लिए रुकना पड़ता है। हाँ, तब उसके बाद वो दोबारा फिर वो चल पाता है, फिर दोबारा चलता है, वापस उसको वैसे ही ऐसा लगता है कि दोबारा से जाम हो गया। तो वो बताता है कि पैरों में कोलेस्ट्रॉल जम रहा है। कोलेस्ट्रॉल जम रहा है। उस तरह जब ये ब्रेन में डिपॉजिट होने शुरू हो जाते हैं, ब्रेन की नसों में, तो लोगों में हल्की बेहोशी की शिकायत होनी शुरू हो जाती है, अनकॉन्शियसनेस होने की शिकायत हो जाती है। ठीक है, पार्शियल पैरालिसिस जो लकवा कहते हैं, ये भी हो सकता ये है? भी हो सकता है। तो ये वर्स्ट सीन में ये ऐसा हो सब सकता है? ओके। जैसे हम हार्ट के लिए कहते हैं हार्ट अटैक होना, हाँ, उसलिए ब्रेन के लिए ब्रेन अटैक है ये। हाँ, कि पैरालिसिस हो गया। तो ये मेजरली ऐसे अफेक्ट करता जी है। बिल्कुल। तो किसी कोई केसेस आपने ऐसे देखे हैं कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से बहुत ज़्यादा एकदम वो मतलब बुरी सिचुएशन में पहुंच गए पेशेंट को? हम लोग तो अक्सर ही देखते रहते हैं कि जो है जितने भी हार्ट अटैक के पेशेंट्स आते हैं, बहुत से लोगों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है। ओके, तो डॉक्टर अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है मतलब और कोई जानना चाहता है कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए? जैसे मैं बताया, फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल, फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल प्रोफाइल। जिसमें 12 घंटे की 12 फास्टिंग। घंटे की फास्टिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फास्टिंग वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Important। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि उससे पहले डाइट क्या होना चाहिए, 12 घंटे की फास्टिंग होनी चाहिए, वो करवाना चाहिए। इसके अलावा अगर हमें ये और देखना है कि इसके और क्या रीजंस हैं, क्यों ये बढ़े रहते हैं, और आगे ये क्या कॉम्प्लिकेशंस कर सकते हैं, तो इसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे HSCRP लेवल होता है, ओके, जो ये बताता है कि अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो हार्ट अटैक के चांसेस कितने हैं अच्छा, इन फ्यूचर। ठीक है। फिर लाइपोप्रोटीन ए लेवल होता है, LPA कहते हैं हम लोग उसको, ओके, वो ये बताता है कि जेनेटिक टेंडेंसी कितनी है हार्ट अटैक होने की। ठीक है। तो अगर किसी के फैमिली में अगर है हार्ट की परेशानियां हैं, तो LPA का लेवल काफ़ी बढ़ा हुआ मिलेगा। ओके, ठीक है। तो डॉक्टर हमारे पास ना कोलेस्ट्रॉल के अराउंड बहुत सारे मिथ्स हैं, यूजुअली लोगों के दिमाग में रहते हैं, और इतनी सारी जानकारियाँ उपलब्ध है इस वक्त कि लोग किसी पर भी ट्रस्ट भी करने लगते हैं। तो कुछ मिथ्स हैं, आप प्लीज़ बताइएगा कि सही है कि गलत है, और आप चाहें तो उसको एक लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हैं। श्योर। पहला है कि मोटे लोगों को ही कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और हम लोग तो इतने सारे लोग देखते हैं जो बिल्कुल लीन होते हैं, और उनका जब आप वो हार्ट अटैक करके आते हैं, आप कोलेस्ट्रॉल का लेवल कराइए बहुत हाई होता है। तो बॉडी वेट का इन जनरल हम 100% नहीं कह सकते हैं कि जो लोग लीन होंगे उनमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, चांसेस कम होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, ठीक है। ये भी बोला जाता है कि ओल्ड एज लोगों में ही कोलेस्ट्रॉल हाई होने की प्रॉब्लम होती है। नहीं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। देखिए, एज के साथ कोलेस्ट्रॉल का रिलेशन, ये मानते हैं कि एज के साथ कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, इसलिए बढ़ता है क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट कम होती चली जाती है, हमारा जो है एनर्जी लेवल कम होता चला जाता है, हमारे कंजम्पशन कम होते चले जाते हैं, और डाइट हमारी रिच होती चली जाती है एज के साथ, तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है। लेकिन जो है 20 साल 25 साल के लोगों में भी बहुत हाई कोलेस्ट्रॉल देखने को मिलते हैं। आपने ऐसे केसेस हैंडल किए? बिल्कुल। तो मतलब क्या फिर उनमें इस तरह से रीजन होते हैं कि 20-25 साल में हाई यंग कोलेस्ट्रॉल? एज में जो हाई कोलेस्ट्रॉल मिलते हैं उनमें मोस्टली जेनेटिक फैक्टर्स ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। हाँ, जेनेटिक फैक्टर्स के अलावा आजकल जितने भी यंग प्रोफेशनल्स होते हैं, लोगों का एक तो स्ट्रेस बहुत है, लाइफस्टाइल सेडेंट्री हो चुकी है। हो चुकी है,
बाहर का खाना पीना बहुत ज़्यादा है, Correct. स्मोकिंग बहुत ज़्यादा है, अल्कोहल काफ़ी ज़्यादा है। तो इन सब की वजह से जो है 25 ईयर्स 30 ईयर्स में आप देखोगे कि लोगों को बहुत हाई कोलेस्ट्रॉल्स मिलते हैं। तो जैसे आपने कहा कि जेनेटिक फैक्टर भी है, तो जिनके घर में फैमिली हिस्ट्री में कोलेस्ट्रॉल की बीमारी या हार्ट की बीमारी चली आ रही है, तो उन्हें क्या कुछ अलग प्रिकॉशंस लेने होते हैं स्टार्ट से, या कोई बिल्कुल टेस्टिंग वगैरह? बिल्कुल। अगर हम कहते हैं कि जेनेटिक फैक्टर किसी केस में रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, वो तब कहते हैं कि जब उस पर्सन के इमीडिएट फैमिली में किसी पर्सन को हार्ट अटैक हुआ था 55 साल के उम्र के आसपास या उससे कम उम्र पे, ठीक है। अगर किसी को हार्ट अटैक उनके फैमिली में हुआ जब वो 65 के थे, 70 के थे या 75 के थे, तो हम नहीं कह सकते कि नेक्स्ट जनरेशन में वो पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन अगर वो 55 साल से कम उम्र पे हुआ है तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। और ऐसे केस में हम लोग राइट फ्रॉम द एज ऑफ 25 ईयर्स का जब उसका नेक्स्ट जनरेशन होते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि आप अपना रेगुलर टेस्ट कराते रहो। रेगुलर टेस्ट में ब्लड टेस्ट तो है ही है, जिसमें कि लिपिड प्रोफाइल है, शुगर लेवल टेस्ट करना है, ठीक है। हार्ट के टेस्ट होते हैं, जैसे ट्रेडमिल टेस्ट होता है, इको टेस्ट होता है, ये सब रिकमेंड करते हैं एवरी 3 to 5 ईयर्स, जिससे कि आप ये कराते रहो टिल द एज ऑफ 35-40। उसके बाद एवरी ईयर ये कराते रहो। अच्छा, ठीक है, फिर हर साल वो हो जाता है। हाँ, एंड आफ्टर 45 ईयर्स ऑफ एज हम कहते हैं कि आप एक बार अपना हार्ट का सीटी स्कैन करा लो। अच्छा। हाँ, जिससे कि ये पता चल जाए कि ब्लॉकेज बनी तो नहीं है, और बनी है तो किस स्टेज पे है, ताकि इससे पहले कि आपको हार्ट अटैक हो हमें पता चल जाए कि आपको परेशानी कितनी है, क्या है। एग्जैक्टली, ठीक है। मिथ्स की तरफ ही आते हैं। एक और मिथ है कि ऑयली फूड खाने से ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। नहीं, जैसे मैंने बताया कि जो हमारा जो कोलेस्ट्रॉल, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है, उसमें डाइट का जो कंट्रीब्यूशन है वो 25-30% ही है। ओके। मैक्सिमम हमारा जो लिवर है वो कोलेस्ट्रॉल बनाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें खूब सारा ऑयली फूड खाना चाहिए वो तो जितना अवॉइड कर सके उतना ज़रूर करना चाहिए, लेकिन केवल डाइट को ही ब्लेम नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली। अल्कोहल के कंजप्शन से कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है? जी बिल्कुल बढ़ सकता है। अल्कोहल के कंजम्पशन से कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। अल्कोहल के बारे में ये बहुत बड़ा मिथ है कि अल्कोहल हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए अल्कोहल लेते रहना चाहिए। बोलते हैं लोग, जो रेड वाइन कहते हैं, तो उसमें भी बहुत कैविएट्स हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो जैसा आपने बताया कि स्पेसिफिक टाइप के अल्कोहल से ही ऐसा कुछ बेनिफिशियल इफेक्ट हार्ट को मिले हैं, जैसे कि रेड वाइन कहा जाता है। रेड वाइन से जो हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ता है। तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि रेड वाइन पीने ही लगे लोग? बिल्कुल नहीं। उसको भी थोड़ा सा आप बताइए कि रेड वाइन फिर लिमिटेड मात्रा में ही पिए। बिल्कुल। तो जैसे वाइन की जो क्वांटिटी है वो है कि 150 to 200 ml ऑफ वाइन इज गुड फॉर हार्ट। इज गुड फॉर हार्ट। ओके। बाकी जितने अल्कोहल से वो नहीं है। हाँ, बाकी जो अल्कोहल्स हैं दे आर नॉट बेनिफिशियल फॉर द हार्ट, चाहे वो बियर हो या विस्की हो, वो दे आर नॉट बेनिफिशियल फॉर द हार्ट। अब एक वो हार्मफुल कब लेवल होना शुरू होते हैं वो चीज़ है, उसके भी प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है, ठीक है। अगर कोई जो लोग बहुत ज़्यादा डीपली इनटू अल्कोहल है उनको लेवल कट डाउन कर देना चाहिए। छोड़ दे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट कट डाउन कर देना चाहिए। और जैसे अगर मैं बियर की बात करूँ तो ओनली 2 pints ऑफ बियर इज अलाउड। उससे ज़्यादा अगर आप ले रहे हैं तो आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ जाएगा, वो अल्टीमेटली फिर बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा। ओके। स्मोकिंग की वजह से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है? एब्सोल्युटली। स्मोकिंग हार्ट के मरीजों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। आप जितना नुकसानदायक डायबिटीज़ है और कोलेस्ट्रॉल है, शायद मैं बोलूँगा कोलेस्ट्रॉल से भी ज़्यादा नुकसानदायक स्मोकिंग है। बिल्कुल। जितने भी यंग हार्ट अटैक के केसेस हम लोग देखते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो कॉमन रिस्क फैक्टर मिलता है वो स्मोकिंग है। जितने भी यंग पेशेंट्स आते हैं लेस देन 40 ईयर्स ऑफ एज, तो स्मोकिंग उनमें बहुत बड़ा फैक्टर है। बहुत बड़ा। स्मोकिंग ना केवल बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, स्मोकिंग जो है वो हमारे ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ा देता है, जिससे कि क्लॉट बनने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो अगर ब्लॉकेज नहीं भी है तो भी स्मोकिंग हार्ट अटैक कर सकता है। और जो लोग पैसिव स्मोकिंग करते हैं उनके लिए भी डेंजरस है। उनके लिए भी है, मतलब खुद भी ना करें, दूसरों को भी ना, या तो दूरी हो जाए वैसे दूरी लोगों हो से। जाए। ठीक है। वैसे भी इतना पोल्यूशन हमारे दिल्ली एनसीआर में है, तो बोलते हैं कि शायद एक दिन में 15 की 20 सिगरेट पीने के बराबर हम वो सांस ले ही रहे हैं। बिल्कुल। तो ऑलरेडी हम फिर क्यों जहर डालें अपनी बॉडी में? उतना तो ऑलरेडी जा ही रहा है। हाँ, करेक्ट। ठीक है। ये है कि डेयरी प्रोडक्ट्स की वजह से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है? जी, डेयरी प्रोडक्ट्स में जो है अगर हम फुल क्रीम मिल्क ले रहे हैं या बुफालो मिल्क यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इन सब में सैचुरेटेड फैट्स काफ़ी होते हैं। ओके, ठीक है। तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर कोलेस्ट्रॉल। अगर लेना है तो हमें टोन्ड या डबल टोन्ड मिल्क लेना चाहिए, कॉम मिल्क का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, दैट इज़ बेटर। अंडे खाने से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है? जी बिल्कुल, अंडे खाने से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। अंडे में जो योक पोर्शन होता है उसमें काफ़ी अच्छे अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल होता है, तो जहाँ तक हो उसको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अंडे के बारे में एक और बात मैं बताऊं कि जो एग योक में जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो सारा बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, उसमें गुड कोलेस्ट्रॉल भी होता है। हाँ, गुड कोलेस्ट्रॉल भी होता है। जैसे कोलेस्ट्रॉल में भी अगर मैं बात करूँ तो कुछ सैचुरेटेड
फैटी एसिड्स होते हैं, कुछ होते हैं मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड। ओके। ठीक है, तो हमें वो भी समझना है कि जितने भी कोलेस्ट्रॉल कंटेनिंग फूड्स हैं उसमें किस तरह का कोलेस्ट्रॉल है। अच्छा। तो अगर मोनो या पॉली अनसैचुरेटेड है तो दे आर नॉट दैट हार्मफुल एज कम्पेयर टू सैचुरेटेड फैटी, जो कि घी में होता है, बटर में होता है, चीज़ में होता है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली यही था कि इससे तो फिर एक दिन में कितने अंडे खाएं कि कोलेस्ट्रॉल बैलेंस रहे, नॉर्मल रहे? 1 egg इज गुड इनफ। 1 एग और बिना एग yolk के? हाँ, बिना egg। ठीक है, ओके। अब घी बटर वाली तो आपने चीज़ कही थी कि नहीं खानी चाहिए, उसमें हाँ, कोलेस्ट्रॉल रहता है। जी बिल्कुल, अगर इनका यूज़ करना भी है तो बहुत ही मिनिमल अमाउंट में यूज़ करना चाहिए। ओके। ठीक है। और तेल के लिए बोलते हैं लोग कि तेल जो ऑयल हम लोग कुक करते हैं, ऑयल खाने से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। जी, हमारा कुकिंग मीडियम क्या है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बात करूँ कि कोकोनट ऑयल है, हाँ। दैट्स नॉट गुड फॉर कुकिंग। दैट्स नॉट गुड फॉर नॉट कुकिंग। गुड फॉर कुकिंग। बट सर पूरे साउथ इंडिया में तो मोस्टली बिल्कुल, कोकोनट बिल्कुल, ऑयल में मुझे ही पता बनता है। है। हाँ, दैट इज But, मतलब हाँ, that contains lot of saturated fat. सैचुरेटेड फैट। Yeah. तो फिर आपके हिसाब से कौन सा तेल बेस्ट है कुकिंग के बेस्ट लिए? जो इंडियन सिस्टम ऑफ कुकिंग के लिए जो है, क्योंकि हमारी जो कुकिंग है काफ़ी हाई हीट में होती है, हाँ, राइट। तो वी कैन नॉट यूज ऑलिव ऑयल फॉर एवरीथिंग। हाँ, करेक्ट, क्योंकि आई थिंक वो कच्चे चीज़ों पर जी, ज़्यादा बिल्कुल, हाँ। उसको बस थोड़ा तो जो- सॉटे करने के लिए। हाँ, तो हमारी जो कुकिंग है जिसमें कि फ्राइड है, हाई हीट पे है, तो जो हमारी जो ऑयल वैसी होनी चाहिए जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो, मेल्टिंग पॉइंट हाई हो। तो हमारे लिए मस्टर्ड ऑयल That's fine. जो सरसों का तेल। यस, उसके अलावा कोई और तेल जैसे मस्टर्ड ऑयल लोग है, सनफ्लावर ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल। हाँ, canola is also good, olive is also good. तो there should be combination of these oils, not only like कोई भी single oil is not an ideal oil अच्छा। कि मैं बोलूँ कि ये तो बेस्ट ऑयल है, आप और कुछ मत यूज़ करो, सिर्फ इसी को यूज़ करो, क्योंकि हर एक ऑयल में कुछ अच्छा है कुछ बुरा है। तो फिर कैसे यूज करें इसको? आप उसको थोड़ा पोर्शन डिवाइड करना पड़ता है हमें। जैसे कि हमने ऑलिव ऑयल की बात करी, तो जितने भी हमारे जो लो हीट वाली जो कुकिंग है उसको हम ऑलिव ऑयल में करना चाहिए। ठीक है। जितने भी फ्राइड वाली हैं जो घर पे हम फ्राइड करते हैं वो हमें मस्टर्ड ऑयल में कर लेना चाहिए। ओके। अगर दाल वगैरह में कुछ अगर हमें कुछ ऊपर से कुछ तड़का। गार्निश हाँ करना है तो वो आप घी में कर लो। घी में कर लो तो वो उससे चल सकता है। ओके। एंड ग्रीन टी की वजह से, मतलब ग्रीन टी पीने से कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है? जी जी बिल्कुल, ग्रीन टी के बहुत सारे फायदे हैं, बिकॉज लॉट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, और ग्रीन टी पीने से डेफिनेटली जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल में कमी आती है। ओके। कोई और मिथ डॉक्टर जो आपने सुने हो, आप हमें बताना या हमारी ऑडियंस को बताना चाहे कि हाँ ये खाने से या ना खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है या घटता है? देखिए, कोलेस्ट्रॉल को घटाने के कई सारे लोग घरेलू उपाय करते हैं कि ये डिटॉक्स ड्रिंक पी लो हाँ, या ये drink काढ़ा कर लो, बना लो, हाँ, ऐसे तो बिल्कुल, कम हो बिल्कुल। जाएगा। और उसमें कुछ चीज़ें तो है जो साइंटिफिकली भी प्रूवन है, जो फायदा करती हैं, जैसे गार्लिक है, लहसुन। हाँ तो लहसुन। लहसुन क्या कच्चा खाएं या किस फॉर्म में हाँ, खाएं? लहसुन को कहते हैं कि अगर आपने ज़्यादा कुकिंग कर ली हाँ, तो उसका बेनिफिशियल इफेक्ट खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता ठीक है। है, तो बेटर कि अगर आप उसको कच्चा खा सकें, कितना फिर एक दिन में लहसुन खाना चाहिए कच्चा? 1 से 2। 1 से 2। तो मतलब क्या है आइडियल टाइम खाने का? मॉर्निंग हाँ, खाली पेट खाली या पेट खाली पेट सुबह Yes, 1-2 कच्चे लहसुन हाँ, खाने कच्चे से कोलेस्ट्रॉल बैलेंस। तो क्या सिर्फ इसी को खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल पूरा बैलेंस हो जाएगा? मतलब ये जैसे वन ऑफ द वेज, One ठीक of है, the और भी ways। तरीके हैं, जैसे कि गार्लिक के बहुत फायदे हाँ। बनाए जाते हैं, जो हम अदरक वाली चाय पीते हैं, अदरक के फायदे हैं। फिर जो मेथी दाना है, मेथी दाने को भी अगर हम रात में भिगो दें, मॉर्निंग में आप उसको ऐसे काढ़ा बना के पी लें, ठीक है, तो इनके भी फायदे। ओके, ठीक है। तो इन सब से अपनी प्रॉब्लम ये होती है कि लोग फिर फुल्ली इन्हीं पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, या फिर बाकी चीज़ें छोड़ देंगे। करेक्ट, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, फिर पूरा डाइट कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको लग रहा है हम ये तो कर रहे हैं तो फिर दवा भी छोड़ देंगे। ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए। ये दिस शुड बी एन एडिशनल स्टेप। ओके, हाँ, दे आर नॉट द रिप्लेसमेंट फॉर द। करेक्ट, ठीक है। तो डॉक्टर, जैसे कि अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल हाई है तो फिर उसके लिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या हैं, कैसे उसका इलाज किया जाता है? देखिए, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छी इफेक्टिव दवाइयाँ हैं। जो ब्रॉडली मैं बोलूँ तो स्टैटिन ग्रुप की दवाइयाँ होती हैं। मतलब दवाइयों से ही पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, देन फिर दवाइयों पर जाते हैं। 3 महीने तक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। मैं जनरल पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ। भाई किसी को अगर हार्ट अटैक हो गया है तब तो फिर तो दवा है ना डे 1 से स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अभी तक कोई बीमारी नहीं हुई है, केवल ब्लड रिपोर्ट्स में खराबी आ रही है, ठीक है, और कहीं कोई सिम्टम नहीं है, तो 3 महीने का ट्रायल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को देना चाहिए, एंड आफ्टर 3 मंथ्स दवाइयाँ स्टार्ट करनी चाहिए। दवाओं में भी जो ग्रुप्स है दवाओं की, पहले तो स्टैटिन्स हैं, जिससे में कि एटरोवास्टैटिन, रोज़ोवास्टैटिन, इस तरह की दवाइयाँ यूज़ करते हैं। फिर फैब्रिक एसिड वाली दवाइयाँ आती हैं, ठीक है, बहुत सारी और भी नई दवाइयाँ आई हैं, कुछ इंजेक्शंस भी आ गए हैं जो कोलेस्ट्रॉल को तुरंत कम कर देते हैं। अच्छा, ओके, ठीक है। तो क्या फिर जो लोग दवाइयों पर हैं उनके डाइट में कुछ चेंजेस होती हैं, लाइफस्टाइल में भी कुछ चेंजेस होती हैं?
देखिए, जब भी हम दवाइयाँ पे किसी को डालते हैं तो जो लाइफस्टाइल वाली जो चीज़ें हैं वो तो साइड बाय साइड चलती ही रहती हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि अगर कोई दवा खा रहा है तो बाकी चीज़ों को वो हाँ मतलब दरकिनार कर दे, वैसा नहीं। हाँ, क्योंकि दवाओं की डोज भी तो हमें रेगुलेट करनी है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो आज अगर कोई मान लीजिए 20 mg पे है तो हम चाहेंगे कि वो 10 mg पे आ जाए, 5 mg पे आ जाए, शायद बंदी हो जाए, लेकिन वो भी तभी होगा जब वो साइड बाय साइड लाइफस्टाइल सही करेंगे अपना तब। तो मतलब ये क्वेश्चन भी है कि लोगों को लगता है कि कोलेस्ट्रॉल एक बार बढ़ गया या कोलेस्ट्रॉल की बीमारी हो गई तो आपको लाइफ लॉन्ग दवाई खानी पड़ेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। ये मिथ है कि चाहे वो शुगर की दवा हो, चाहे बीपी की दवा हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल की दवा हो, ये आगे चल के बंद भी हो सकती है। हर केस में नहीं, हर केस में नहीं। केस टू केस बेसिस पे ये वेरी करता है कि आगे चल के आपकी रिपोर्ट्स कैसी आ रही हैं, आपके पैरामीटर कैसे आ रहे हैं। ठीक है। अगर पैरामीटर ठीक आने लग जाते हैं तो इनकी डोज को कम करना शुरू कर देते हैं, फिर स्लोली बंद करने की भी कोशिश करी जाती है। ओके। अच्छा डॉक्टर, ये बताइए कि अगर किसी को पता चला कि उसका कोलेस्ट्रॉल अभी हाई है तो आज से अभी से कौन सी वो 5 या 6 चीजें हैं जो उसको करनी बंद कर देनी चाहिए? सबसे पहले तो फास्ट फूड खाना बंद कर देना चाहिए। ठीक है, बाहर का खाना पीना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जो ऑयल यूज होता है, एक तो बहुत ऑयल का रीयूज होता है। हाँ एग्जैक्टली, बहुत बार यूज का वो काला पड़ा होता है वैसे भी वो तेल एकदम। तो वो रीयूज होने की वजह से जो फर्स्ट में जो ऑयल जो अच्छा भी होगा तो उसका नेचर चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ द रिपीटेड हीटिंग। तो बाहर का खाना पीना बंद कर देना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि एक्सरसाइज शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, अगर हम डेली कम से कम आधे पौन घंटे का भी एक्सरसाइज करें, ठीक है, तो वो हमारे इन जनरल हेल्थ के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, शुगर के लिए, बीपी के लिए, सभी चीज़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर स्मोकिंग कर रहे हैं तो स्मोकिंग तुरंत छोड़ दें। अल्कोहल अगर लेते हैं तो अल्कोहल कट डाउन कर दें। योगा करें, मेडिटेशन करें। ये सारे जो लाइफस्टाइल के स्टेप्स जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, इनसे ऑलमोस्ट 20 से 25% तक कोलेस्ट्रॉल लेवल कम किया जा सकता है। ओके, अगर हम उस पे अडेयर करें तो। हाँ, अगर उसी पे हम लोग अड़ग रहे तभी हो सकता है। सही। अगर एक महीना किया फिर दूसरे महीने छोड़ दिया तो फिर वापस से वो फिर उसी लेवल पे आ जाता है। ठीक है। तो अगर जैसे किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका है तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि अब तुम्हें लाइफ लॉन्ग दवाई खानी पड़ेगी या तुम्हें मतलब ये डाइट छोड़नी पड़ेगी, वो डाइट छोड़नी पड़ेगी। तो ऐसा कुछ है कि डाइट का रोल बहुत ज़्यादा है कोलेस्ट्रॉल में? जैसे मैंने बताया कि डाइट का रोल एक लिमिटेड में ही है, लेकिन एक बैलेंस डाइट अप्रोच जो है वो रखनी चाहिए। ठीक है, और ये समझना चाहिए कि हमें वो लाइफस्टाइल अडॉप्ट करनी है जो हमें पूरी लाइफ में उसको कर सकूं, क्योंकि दिस इज नॉट द मैटर ऑफ 3 मंथ और 6 मंथ। तो अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई चल रहा है तो ये हमें अगले 20 साल, 25 साल, 30 साल और एक्स्ट्रा लाइफ दे सकते हैं। हाँ, तो वो हमें उसको फॉलो करना है। राइट, ठीक है, तो हम वैसे डाइट चूज करें, अपनी लाइफस्टाइल वैसे चेंज करना शुरू करें जो हम आगे फॉलो कर सकें। क्योंकि ये जैसे लाइक मैराथन, दिस इज नॉट ए स्प्रिंट कि भाई 100 मीटर रेस है, हमें भाग के पहुंच जाना है। तो हमें उस स्पीड पे चलने के मैराथन कंप्लीट कर सकें। बिल्कुल। ओके। अच्छा, जैसे गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना हो तो क्या क्या खा सकते हैं? और जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि डिटॉक्स ड्रिंक्स आते हैं आजकल कि आप ये डिटॉक्स ड्रिंक्स पी लो, तो आप कुछ रेकमेंड करेंगे डिटॉक्स ड्रिंक? नहीं, डिटॉक्स ड्रिंक मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा अदर देन ग्रीन टी। ठीक है, और जो भी हमारे नेचुरल जो ड्रिंक्स होते हैं, जो हमारी जो हल्दी वाली चाय होती है, अदरक वाली चाय होती है, वो रिकमेंड करूंगा। बट बिना चीनी वाली? बिना चीनी। मिल्क भी कोशिश करनी चाहिए कि ना हो। तो डेयरी प्रोडक्ट्स जो है दे आर नॉट गुड। इनफैक्ट जितने भी एनिमल डिराइव्ड ऑयल होते हैं या फिर जो प्रोटीन्स होते हैं दे आर नॉट गुड फॉर कोलेस्ट्रॉल। ओके, ठीक है। अच्छा, तो डॉक्टर ये बताइए कि जो इंसान अभी हमारी वीडियो देख रहा है वो चाहता है कि उसको कोलेस्ट्रॉल की बीमारी ना हो, तो क्या ऐसे घरेलू चीजें जैसे आप कुछ बता रहे थे तो वो अभी से खाना स्टार्ट कर सकता है और क्या उसका प्रोसेस है? देखिए, घर पे तो पहले तो ये है कि जो भी हमारा कुकिंग मीडियम है, जो हमने ऑयल का डिस्कस किया, वो चेंज करें। और एक चीज़ आप अगर नोटिस करोगे कि फैमिली में अगर ओवरवेट है तो आपको हर बंदा ओवरवेट मिलेगा। ठीक है, वेट कंट्रोल जरूरी है। हाँ, तो आपको हर पर्सन आपको एक ही साइज एंड शेप का दिखना शुरू हो जाता है, क्योंकि एवरीबॉडी इज ईटिंग द सेम फूड। ठीक है, तो पहले है कि जो हमारा ऑयल मीडियम है हम उसको चेंज करें। वी शुड बी माइंडफुल अबाउट द चॉइस ऑफ मील दैट वी आर हैविंग। ठीक है, लोगों में ये अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो भी हम मील ले रहे हैं वो आखिर उसमें है क्या, कितना प्रोटीन है, कितनी कैलोरी है, कितना फैट है। तो अगर हम उस पर ध्यान देना शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो है एक अवेयरनेस आ जाएगी। दूसरा है कि बाहर की आउटिंग कम से कम रखें। जो पार्टीज़ वगैरह हैं अटेंड करें, लेकिन एक लिमिट में अटेंड करें। और जो है
खाना घर का ही खाएं, ठीक है। और घर पे भी जो ऑयल की जैसे हमने डिस्कस किया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसको फॉलो करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट अपने वेट का ध्यान रखें कि वेट कितना चल रहा है, अकॉर्डिंग टू हमारी हाइट कितनी हमारा वेट प्रिस्क्राइब्ड है उसको फॉलो करना चाहिए। एंड प्लस एक्सरसाइज इज़ वेरी मच लैकिंग हमारी सोसाइटी में। हाँ, तो जहाँ भी पॉसिबल कोशिश हो कि छोटे छोटे स्टेप्स उठाएं कि जहाँ पे आप वॉक करके जा सकते हैं वहाँ पे वॉक करें। एटलीस्ट डेली 30 से 40 मिनट का जो है एक्सरसाइज डेली का जरूर रखें, स्टार्ट करें। डॉक्टर कोई ऐसे 5 सुपर फूड आप बताना चाहेंगे जो हमारे कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छे होते हैं? सुपर फूड्स, यस, सुपर फूड सब नए नए टर्म्स हैं लेकिन जो जनरल फूड्स हैं विच आर गुड फॉर कोलेस्ट्रॉल इज फूड्स विच आर वेरी हाई रिच इन फाइबर्स। ओके। तो जैसे मैं फ्रूट्स की बात करूँ तो जैसे एप्पल है, ऑरेंजेस हैं, ग्रेप्स है, दे आर वेरी रिच इन फाइबर्स। देन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है, जैसे पालक है, मेथी है, इस तरह के जो साग आते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ड्राई फ्रूट्स में बादाम है, अखरोट है, एवोकाडो आजकल बड़ा अच्छा चल रहा है। तो ये जो फूड्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कोलेस्ट्रॉल के लिए। डॉक्टर आपके पास इतने सारे पेशेंट्स आते होंगे तो आप कुछ मतलब ऐसा कोई केस स्टडी हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग आवर ऑडियंस कि हाँ कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो इस हद तक प्रॉब्लम हो सकती है, ताकि वो अभी से अवेयर हो जाए। कोई केस आप बताना चाहेंगे? देखिए, हाई कोलेस्ट्रॉल का केस जो हम लोग मोस्ट कॉमनली देखते हैं वो तो हार्ट अटैक का देखते ही हैं। इसके अलावा जो हाई कोलेस्ट्रॉल से जो हमने पहले भी जस्ट मेंशन किया था कि पैनक्रेटाइटिस हो जाती है, खास स्पेशली जब ट्राइग्लिसराइड बहुत हाई रहते हैं तो लोगों में एक्यूट पैनक्रेटाइटिस हो जाती है। दैट मीन्स कि अचानक से पैनक्रियाज का इन्फ्लेमेशन हो जाता है उसमें। दैट्स ए लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, दैट्स ए काइंड ऑफ इमरजेंसी। तो अगर पैनक्रियाज का इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन हो गया तो दैट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, कैटास्ट्रॉफिक भी हो सकती है, लोगों की जान भी चली जाती है उसमें। प्लस जो लोग सर्वाइव करते हैं उनमें जाके लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ डेवलप हो जाता है क्योंकि पैनक्रियाज से इंसुलिन रिलीज होता है, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल की जो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है वो तो है नसों में ब्लॉकेज वाली। जो एक्यूट प्रॉब्लम है उसमें पैनक्रेटाइटिस सबसे कॉमन आता है। ओके। अच्छा, अगर हार्ट अटैक की बात करें तो अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो कितना टाइम लगेगा उसको हार्ट अटैक तक बदलने में? देखिए, मोस्टली इसमें 20 से 25 साल लगते हैं। 20 से 25 साल, ओके। तो अब ये समझिए कि अगर किसी को हार्ट अटैक 50 साल की एज पे हो रहा है तो उसका कोलेस्ट्रॉल 25-30 साल की एज से गड़बड़ा होगा। ओके, ठीक है। तो मतलब फिर अगर उसको पता ही नहीं है तो कि अगर उसका कोलेस्ट्रॉल इतने दिन से बढ़ रहा है और कोई लक्षण भी नहीं दिख रहे हैं तो फिर उसके लिए ही गड़बड़ी है। तो इसलिए बेटर है कि हम टाइम टू टाइम टेस्टिंग कराते रहें। तो जिससे कि हमें पहले से पता हो कि कोलेस्ट्रॉल मेरा हाई है, जिससे कि आप टाइमली स्टेप ले सकें। हाँ, बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर। आई गेस इस पॉडकास्ट के जरिए आपको मतलब आपने एंजॉय किया होगा। हमने कोलेस्ट्रॉल पर बहुत ही अच्छे तरीके से बातचीत भी की। आपने बहुत ही ब्रीफली एक्सप्लेन भी किया कोलेस्ट्रॉल के बारे में, क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते हैं, इसके अलावा गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल। कोई एक मैसेज आप हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगे कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड ताकि वो अवेयर हो सकें और अभी से ही अपने लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशंस ला सकें, तो प्लीज़? जी, मेरा मैसेज ये रहेगा कि अपना जो ब्लड टेस्ट है जो जिसको हम रेगुलर हेल्थ चेकअप कहते हैं वो अपना ज़रूर करवाएं। कोई भी पर्सन जो 25 साल से ज़्यादा एज का है उसको एक अपना बेसिक टेस्ट ज़रूर करवा लेना चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना कि हमें अपना बॉडी साइज़ पता होता है, हमें किस साइज़ की शर्ट आती है, किस साइज़ के ट्राउज़र्स आते हैं, उस तरह से हमें अपने पैरामीटर्स पता होने चाहिए कि मेरा नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है, मेरा नॉर्मल ब्लड शुगर क्या है, मेरा नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है। हमें ऐसे सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए जब कोई चीज़ हो जाती है तब हमें पता चले कि अच्छा ये पैरामीटर तो मेरा इतने सालों से गड़बड़ है और डॉक्टर मुझे बताया कि ये तो तुम्हारा पिछले 10 साल से थी, तब जाके आपको ये बीमारी हुई और आप अभी आए हो हमारे पास। अभी आए हो। तो ये हमें एक होता है कि अपने बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। Correct. कि हमारे अंदर क्या चल रहा है जो कि हमें ब्लड टेस्ट ही बताते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर एक बार और लोगों को बता दीजिए कि नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना होना चाहिए ताकि वो याद रखे कि हाँ। बिल्कुल। तो नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल का लेवल जैसे कि मैंने बताया कि 4 डिविजन्स आप कोलेस्ट्रॉल को कर दीजिए। पहला तो है टोटल कोलेस्ट्रॉल। तो टोटल कोलेस्ट्रॉल का लेवल हमें 200 से कम रखना है। दूसरा है एलडीएल 130 से कम होना चाहिए। तीसरा है ट्राइग्लिसराइड जो 150 से कम होना चाहिए। ये तीनों जो बैड बॉयज़ हैं। और जो गुड बॉय है एचडीएल उसको हमें ज़्यादा रखना है, तो उसका लेवल हमें 40 से ऊपर रखना चाहिए। 40 और अगर बहुत ज़्यादा अगर ये भी हो गया तो एचडीएल ज़्यादा हो तो कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी लेकिन एलडीएल मतलब जो बुरे बैड बॉयज़ हैं वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर वो कम हो गए तो? अगर वो कम, देखिए अप टू द लेवल ऑफ 50, अगर मैं एलडीएल की बात करूँ तो 130 तो
से कम रखना ही है हमें, है ना। तो अगर वो 50 तक भी रहे तो उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। और 50 से अगर किसी का जब कम हो 50 गया से कम होते हैं तो मोस्टली दवाओं से ही कम होते हैं। ऑटोमेटिक तो 50 से कम आपको शायद ही किसी का मिले कि बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ही नहीं है ना। तो अगर किसी का दवाओं से है तो दवाओं की डोज हम लोग कम कर देते हैं जिससे कि वो 50 से ऊपर चला जाए, क्योंकि 50 से कम होने पे फिर उसके अलग साइड इफेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कुछ लोगों में मांसपेशियों में दर्द शुरू हो जाता है, मसल पेन शुरू हो जाता है, काफ में पेन शुरू हो जाता है, थाइज में पेन स्टार्ट हो जाते हैं। और ऐसा भी देखा गया कि लॉन्ग टर्म अगर ऐसे लोग दवाइयाँ खाते रहें और ध्यान न दें कि लेवल बहुत कम हो गया है तो कुछ लोगों में डिमेंशिया भी हो जाती है, याददाश्त की कमी हो जाती है, और जो है कुछ लोगों में डायबिटीज़ भी डेवलप हो जाता है। तो ये सब लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट हैं इन दवाओं के। तो जैसे कि मैंने बोला कि दवाइयाँ जब स्टार्ट हो तो डॉक्टर के सुपरविजन में लें, और ऐसा नहीं कि स्टार्ट हो गया और आप दवा खा रहे हैं 5 साल खा रहे हैं 10 साल खा रहे हैं और आपने दोबारा टेस्ट नहीं कराया, डॉक्टर से मिले नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी दवा बिना साइड इफेक्ट के नहीं होती है। तो जब भी मेडिसिन लें तो अपने जो भी जिन्होंने भी प्रिस्क्राइब किया है उनसे बीच बीच में ज़रूर मिलते रहें, क्योंकि इन दवाओं के साइड इफेक्ट कई बार लीवर पे भी आते हैं। लीवर पे क्या हो सकता है? ये लीवर को डिरेंज कर सकते हैं, जैसे जॉन्डिस होते हैं उस तरह से कर सकते हैं। तो जो भी पेशेंट्स इन दवाओं पे होते हैं उनके हम लोग कुछ रूटीन टेस्ट कराते रहते हैं, जस्ट टू सी कि उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है। इन दवाओं का साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है। तो मोस्टली होता है, बहुत कॉमन है दवाओं का साइड इफेक्ट, या रेयर ही होता है? लेस देन 5%। लेस देन 5%। तो ये ज्यादातर किन में हो सकता है? ये ज्यादातर उन लोगों में होता है जिनमें एक तो डोज बहुत हाई चल रही हो। अच्छा, जिनका ऑलरेडी बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। बहुत ज्यादा हाई था, आपने बहुत हाई डोज में स्टार्ट किया, बाद में लेवल तो कम हो गया लेकिन वो डोज चेंज नहीं हुई, वो अभी भी हाई डोज खा रहे हैं, उनमें हो जाता है। प्लस वो लोग जो साथ में अल्कोहल लेते रहते हैं। अच्छा, दवाओं के साथ साथ और स्मोकिंग भी, तो उन लोगों में ये साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। अच्छा, और मेन और मतलब लेडीज का भी है क्या, मेल और फीमेल का? फीमेल में साइड इफेक्ट थोड़े से ज्यादा मिलते हैं क्योंकि उनका बॉडी वेट कम होता है। ठीक है, तो जिनमें बॉडी वेट कम है और अब बहुत हाई डोज में ये दवाइयाँ चल रही हैं तो उनमें ये साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो आपने जितने साइड इफेक्ट्स बताया, जैसे कि डिमेंशिया या लिवर में प्रॉब्लम या फिर जो पैरों में दिक्कत, उसके अलावा भी औरतों में कुछ और हो सकता है? नहीं, सेम साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी फीमेल्स में थोड़ी ज्यादा होती है बिकॉज दे आर लो बॉडी वेट। ठीक है, तो इनिशियली जब आप हाई डोज स्टार्ट करते हो, मतलब कोई इवेंट हुआ आपने हाई डोज स्टार्ट कर दिया, बट देन आपको फिर टाइम के साथ उनकी डोज कम करनी पड़ती है। अच्छा, और बच्चों में भी है क्या कुछ? बच्चों में यूजुअली दवा हम लोग स्टार्ट नहीं करते हैं। ठीक है, और क्या मतलब बच्चों में केसेस होते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल के? होते हैं, लेकिन ये मोस्टली जेनेटिक केसेस होते हैं। जेनेटिक। तो किस एज ग्रुप के बच्चों में ज्यादा कॉमन होते हैं? ये फिर 15 से 20 साल में देखने को मिलने जाए। 15 से 20 साल में? ओके, तो ये ज्यादा रहता है। तो फिर इनका भी ट्रीटमेंट अडल्ट्स की तरह ही किया जाता है? सेम ही, वही दवाएं, पहले तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, उसके बाद दवाइयाँ। और लेकिन थोड़ा सा इसमें थोड़ा बच्चों में थ्रेशोल्ड हाई रखते हैं हम लोग। हाँ, यानी कि दवा स्टार्ट करने का भी थ्रेशोल्ड हमारा हाई होता है कि जल्दी दवा नहीं स्टार्ट करते हैं, पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। ओके, ठीक है, तो थैंक यू सो मच। क्योंकि ये पता होता है कि इनमें डिजीज इतनी जल्दी तो बनेंगी नहीं, करें अभी उनके पास अभी टाइम है, तो ऐसा नहीं कि उसको मैं बहुत जल्दी बहुत नीचे लेके आना है कोलेस्ट्रॉल का लेवल, स्लोली उसको नीचे लेके आते हैं। ठीक है, लेकिन फिर इनको भी तो अपने पूरे लाइफस्टाइल में वो चीजें फॉलो करते रहनी पड़ती होंगी ना, क्योंकि एक बार देखिए अगर जेनेटिकली कोलेस्ट्रॉल हाई है तो इनमें तो कम ऐसे आएंगे नहीं, वो लाइफ लॉन्ग हाई रहेंगे। तो अगर प्रिकॉशन लेंगे तभी आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर, आप इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़े, आपने इतने अच्छे से कोलेस्ट्रॉल पर सब चीज़ें एक्सप्लेन की, हर एस्पेक्ट पे बात की। आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो थैंक यू सो मच ऑडियंस। कोलेस्ट्रॉल के बारे में इस पॉडकास्ट के ज़रिए आपने बहुत कुछ जाना। इस वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और उन्हें अवेयर करिएगा कि कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसका रोल क्या है और गुड कोलेस्ट्रॉल को कैसे बढ़ा सकते हैं, और बैड कोलेस्ट्रॉल जो बैड बॉय सर ने बताया कि उसे हमें कैसे कंट्रोल में रखना है ताकि आप लाइफ लॉन्ग बीमारियों से दूर रह सकें, खुद को फिट रह सकते हैं। तो अगर आप भी फिट रहना चाहते हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं, तो डू फॉलो आवर चैनल, क्योंकि हमारे चैनल पे हम इस तरह के आपको और भी इन्फॉर्मेटिव हेल्थ पॉडकास्ट लाते रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू ऑडियंस।